हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। आज की जो हमारी डीओई की वर्कशीट है, ये वर्कशीट है पोइट्री से रिलेटेड। और ये वर्कशीट बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ी न्यू कंटेंट से रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट में आपको आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक पोएम दी गई है, फायर एंड आइस। उस पोएम को पढ़ने से पहले हमें ये थोड़ा सा कंटेंट दिया गया है जिसमें अलग अलग पोएट्स की राइटिंग स्टाइल या वो पोएम के बारे में क्या सोचते थे, किस तरह से पोएम्स लिखते थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट पोएट्री। आइए पोएट्री के बारे में बात करते हैं। यू मस्ट हैव रेड मेनी पोएम्स इन योर लैंग्वेज क्लास टिल नाउ। अभी तक आपने अपनी लैंग्वेज क्लास, बच्चों, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हम सभी पोएम्स, कविताएं अपनी टेक्स्ट बुक से और अपने फ्रेंड्स से सबसे सुनते आए हैं। बट डू यू नो व्हाट इज पोएट्री? पर क्या आप जानते हैं एक्चुअली पोएट्री क्या होती है? देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री गिवन बाय डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोग पोएट्री की अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं। चलिए देखते हैं कि अलग अलग राइटर्स और थिंकर्स पोएट्री के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले है बेटा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बेटा एक ग्रीक फिलोसोफर है और इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पोएट्री के बारे में इनके विचार ये थे कि पोएट्री ऐसी चीज है, एक ऐसा लिटरेचर का पार्ट है जिसमें रिदम होती है, उसके अंदर एक अच्छी लैंग्वेज होती है। जो पोएट है, लिखने वाला है, वो बहुत ध्यान से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है ताकि वो अपनी बात को कन्वे कर पाए। और हार्मनी, हार्मनी यानी जो जिस टॉपिक पर वो लिखी गई है बच्चों, उस टॉपिक के हिसाब से जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो बिल्कुल ठीक हों और आपस में भी जो अलग अलग पोर्शंस हैं पोएम के वो कनेक्टेड हों, एक थॉट को लेकर या जो बात पोएट कहना चाह रहा है उनसे वो कनेक्टेड हो। एरिस्टोटल का ये भी कहना था बेटा कि जो पोएट्री होती है वो इमिटेशन बेस्ड होती है। इमिटेशन यानी नकल। हमारे आसपास जो भी हो रहा होता है, जब पोएम लिखी जाती है तो पोएट उन्हीं चीजों के बारे में सोचकर पोएम को लिखता है। ये विचार थे एरिस्टोटल के। नेक्स्ट है बेटा शेक्सपियर। इनका नाम सभी ने सुना है और ये पोएट्री लिखते थे कपलेट फॉर्म में। कपलेट्स क्या होती है बेटा? सिर्फ दो लाइंस, दो लाइंस करके जोड़ दी जाती है पूरी पोएम। दो ही लाइंस नहीं होती पोएम में, कई सारी लाइंस होती हैं, बट दो लाइंस जुड़ी होती हैं। तो जो दो लाइंस होती हैं वो आपस में राइम करती हैं। राइम यानी उनमें तुकबंदी होती है। जो लास्ट का वर्ड होता है, जैसे कैट, रैट, ऐसे करके दोनों लाइंस के जो लास्ट के दो वर्ड्स होते हैं वो राइम करते हैं, उसे कपलेट बोलते हैं। तो जो शेक्सपियर अपनी पोएम्स जब लिखते थे तो वो कपलेट फॉर्म में होती थी। नेक्स्ट है बेटा वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ जो है ये लिखते हैं इमोशनल पोएम्स। इनकी पोएम्स में इमोशंस बहुत भरे होते हैं और नेचुरल सीन्स, प्रकृति के बहुत करीब होती है इनकी पोएम्स। यहाँ लाइन जो दी गई है वो ये है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी होता है बेटा एकांत, शांति में, और स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप बहना, बिना किसी एफर्ट के। तो वर्ड्सवर्थ का मानना है कि जब आपके पावरफुल इमोशंस, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बिना किसी एफर्ट के आप शांति में बैठे और आप लिखना शुरू करते हैं, वो इमोशंस जो बहते हैं उसे पोएट्री कहते हैं। उसके बाद है बेटा कीट्स, यानी जॉन कीट्स इनका पूरा नाम है, जो लिखते हैं सेंसुअल इमेजरी। कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं बच्चों? पोएटिक डिवाइस होती है जो स्टाइल, जिस स्टाइल में हम पोएम लिख रहे हैं। सेंसुअल इमेजरी, सेंसुअल इमेजरी यानी पोएम को पढ़ते समय आपकी जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, टेस्ट करना, महसूस करना, ये इंद्रियां, सूंघना, ये सब इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कैसे? जैसे अगर बीज है तो बजिंग ऑफ बीज लिखा हुआ है, बजिंग यानी साउंड दी हुई है बीज की। तो आप साउंड नहीं भी सुन रहे हैं तो आप इमेजिन करेंगे कि आपको साउंड सुनाई दे रही है। इसी तरह अगर टेस्ट के बारे में कोई बात है कि टैंगी टेस्ट ऑफ टमेटोज या टैंगी टेस्ट ऑफ डिशेस, कुछ भी लिखा हुआ है, तो जो टेस्ट की डिफाइन किया हुआ कैसा टेस्ट है, तो आप उसको बिना चखे भी उस टेस्ट को अपने मुंह में महसूस करते हैं, तो उसे बोलते हैं सेंसुअल इमेजरी। तो कीट्स जो है वो सेंसुअल इमेजरी यूज करते हैं। उसके बाद है बच्चों टीएस इलियट। टीएस इलियट जो है वो ये कहते हैं, पोएट जो है वो अपने आप को अपने इमोशन से और अपनी पर्सनालिटी से अलग करके तब लिखता है।
पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस, यानी जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है उससे अलग सोच के जो वो लिखता है वो पोएम है। जो उसकी पर्सनालिटी है उससे अलग, इट इज एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ती हूँ, पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस। पोएट्री में आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं आप उनको नहीं लिखते हैं, बल्कि उन विचारों से भागने के लिए, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस, आप पोएट्री लिखते हैं। इट इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। उस पोएट्री में आपकी पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन उस पर्सनालिटी से आप आगे क्या चाहते हैं उसका एक्सप्रेशन होता है। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, बेटा ब्रिटानिका का एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें हर चीज को डिफाइन किया गया, उसमें कहा गया है कि पोएट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर। पोएट्री एक ऐसा लिटरेचर है, ऐसा पढ़ने के लिए इंग्लिश में दिया गया है। और आर्टिस्टिक राइटिंग यानी बहुत सुंदर तरीके से लिखी हुई चीज, that attempts to stir a reader's imagination और emotions, जिसको पढ़कर हमारी जो पढ़ने वाला है उसकी इमेजिनेशन और उसके इमोशंस एकदम से हिल जाते हैं, वो उसी सोच में और उसी भावना में पोएट के साथ बहने लगता है। The poet does it carefully by choosing and arranging language for its meaning. पोएट को ये बहुत ध्यान से करते हैं, अपनी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से चूज करते हैं और फिर उसे अरेंज करते हैं ताकि जो मीनिंग कन्वे करना है वो कन्वे हो सके। उसमें साउंड होती है, साउंड यानी जो वर्ड्स, जो लैंग्वेज यूज की गई है, जो इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, जो आवाज क्रिएट होनी चाहिए आपको बिना बोले भी, वो क्रिएट हो पाती है। एंड रिदम यानी ताल, उस पोएम के अंदर एक ताल होती है, सुर होता है, ताल होती है। सम पोएम्स such as nursery rhymes are simple and humorous. और कुछ poems जैसे कि nursery rhymes, twinkle twinkle little star, Johnny Johnny yes papa, ये भी poems हैं बच्चों, ये simple होती हैं और humorous यानी जिनको पढ़ के आपको हंसी आती है, आपको अंदर से हंसी का एहसास होता है। अब चलते हैं बच्चों हमारी टेक्स्ट बुक की पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम को पहले मैं रीड कर रही हूँ, सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। बेटा ये पोएम है बहुत छोटी सी, बट इसका जो अंदर जो एम्बेडेड मीनिंग है, इसके अंदर जो छुपा हुआ मतलब है वो बहुत ही डीप है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, इसमें बेटा जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड में जब ये अपोकलिप्स आएगा, जब ये वर्ल्ड एंड होगा, तो या तो ये फायर की वजह से यानी आग से खत्म हो जाएगा, कोई वोल्केनो इरप्ट होगा, या बाहर से कोई उल्का पिंड आके टकराएगा तो ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि आइस एज आ जाएगी, पूरा का पूरा हमारा प्लैनेट जम जाएगा और हमारा वर्ल्ड जो है एंड हो जाएगा। तो पोएट कह रहे हैं कि दो मत हैं, दो थॉट्स हैं कि हमारा वर्ल्ड या तो फायर से एंड होगा या आइस से एंड होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ कंपेयर किया है फायर को ह्यूमन डिजायर से। पोएट कह रहा है कि जिस तरह आग होती है उसी तरह होती है हमारे ह्यूमंस की डिजायर, कि हमें सब कुछ चाहिए, और उस इच्छा के कारण ही एक दिन ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा। और वो पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो लोग ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड फायर से एंड होगा, मैं उनको पूरी तरह सपोर्ट करता हूं, क्योंकि वो फायर किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी डिजायर को, यानी हमें बिल्कुल अंत तक सब कुछ चाहिए, तो उन इच्छाओं के कारण ही वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। तो फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, डिजायर को, ह्यूमन डिजायर को। नेक्स्ट लाइन, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश यानी खत्म होना, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice यानी काफी होना, sufficient होना। तो वो बोल रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को दोबारा खत्म होना है, एक बार खत्म हो गया डिजायर से, अगर दोबारा भी खत्म होना है तो दूसरी बार वो किसकी वजह से खत्म होगा, हेट की वजह से, नफरत, कोल्डनेस, इनडिफरेंस,
हम एक दूसरे की परवाह ही नहीं करते, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें नहीं मालूम हमारे साथ वाले के मन में क्या इमोशंस चल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं उस हेट्रेड और उस कोल्डनेस की वजह से, जो ठंडा स्वभाव है हमारा, उसकी वजह से वर्ल्ड दूसरी बार खत्म होगा। और उस कोल्डनेस, उस इंडिफरेंस और उस हेट्रेड को वो कंपेयर कर रहे हैं आइस से, जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि वर्ल्ड खत्म होगा पूरा जब वर्ल्ड जम जाएगा। तो वो कह रहे हैं वो आइस एक्चुअली क्या है, वो हमारी हेट है, हमारी नफरत है। तो जब दूसरी बार अगर वर्ल्ड खत्म होगा तो वो किससे खत्म होगा, बर्फ से। और वो कह रहे हैं कि टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड विद सरफेस। कह रहे हैं मैं जानता हूं मैं लोगों के अंदर कितनी हेट है, और मैंने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखे हैं, और उन एग्जाम्पल्स के बिना पर ही मैं श्योरली कह सकता हूं कि जरूर वो हेट्रेड सफिशिएंट है इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए। तो बेटा यहाँ पर उन्होंने दो सिंबल्स यूज किए हैं। क्या कोई बच्चा बता सकता है क्या है वो दो सिंबल्स? सिंबल्स क्या होते हैं बच्चों? किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। तो वो दो कौन से सिंबल्स हैं? फायर एंड आइस। फायर सिंबलाइज कर रहा है डिजायर को, ह्यूमन डिजायर, हमारी इच्छाएं जो एक दिन इस वर्ल्ड को खत्म कर देंगी। और अगर दूसरी बार ये वर्ल्ड खत्म होगा तो किस चीज से होगा? आइस, यानी कि हेट्रेड, नफरत, कोल्डनेस, इनडिफरेंस। तो यहां पर बेटा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने यूज किया है सिंबोलिज्म। इसे बोलते हैं सिंबोलिज्म। जब आप किसी चीज को किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं एज अ सिंबल। यहां पर फायर सिंबल है डिजायर का, और आइस है सिंबल हेट्रेड का। तो यहां यूज हुआ है बच्चों सिंबोलिज्म, जो एक नई पोएटिक डिवाइस है जो अभी हमने पहले डिस्कस करी, ऊपर वर्कशीट में दी हुई है, उससे डिफरेंट। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ पोएम? क्या आपको लगता है ये पोएम है? Which of the above mentioned definitions would it fit into? Why or why not? ऊपर दी गई definitions में से किस definition में ये fit होगा, क्यों और क्यों नहीं? पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस इज अ पोएम? यस, यस, फायर एंड आइस इज अ पोएम। क्यों है ये पोएम? बिकॉज इट हैज रिदम, मीनिंग, हार्मनी एंड अ पोएट्स इमेजिनेशन। क्योंकि इसमें रिदम है, सुरताल है, इसमें मीनिंग है, मतलब है, निकल रहा है, सेंस निकल रही है। हार्मनी, जो पोएट का थॉट था और जो उसने लिखा है वो मैच करते हैं आपस में, और अलग अलग पोर्शंस भी देखे जाएं तो वो भी आपस में मैच करते हैं। एंड अ पोएट्स इमेजिनेशन, ये पोएट की इमेजिनेशन है कि उसने फायर को कंपेयर की, फायर को एज अ सिंबल यूज किया है डिजायर का, और आइस को एज अ सिंबल यूज किया है हेट्रेड। तो इसमें ये सारी चीजें हैं, और जब ये सारी चीजें मिल जाती है तो क्या बनती है? एक पोएम। तो फायर एंड आइस पोएम है। दिस पोएम uses symbolism as its poetic device, where fire and ice are used as symbols of desire and hatred respectively. ये पोएम सिंबोलिज्म यूज करती है अपनी पोएटिक डिवाइस यानी पोएम लिखने के तरीके को, जहां पर फायर और आइस सिंबल्स हैं डिजायर और हेट्रेड के। So it does not fit into any of the above definitions. ऊपर दी गई किसी भी डेफिनेशन में ये फिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर सिंबोलिज्म किसी भी डेफिनेशन में नहीं दिया हुआ है। तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और अपनी अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।